हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मास्टर जी स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल का इतिहास। तो गुप्त काल के इतिहास के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता दें। पहले एक कहानी बताते हैं। जैसे कि मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद भारत में कोई ऐसा राजवंश उभर करके नहीं आया जो संपूर्ण भारत को एकत्रित कर सके या एक छत्र शासन कर सके। मौर्यों के पतन के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। जो सामंत थे, जमींदार थे, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरह से कई सारे टुकड़ों में या कई सारे राज्यों में भारत विभक्त हो गया और यह प्रक्रिया या यह क्रम एक लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त वंश का उत्कर्ष उत्तर भारत में देखने को मिलता है। तो गुप्त काल के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त। हालांकि श्रीगुप्त के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से, जो कि हरिसेन ने निर्मित करवाया था, वो एक दरबारी कवि थे, वहां से श्रीगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जो वो प्रयाग प्रशस्ति थी, उसमें सबसे ऊपर उनका नाम मिलता है। उस प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों का जो है क्रमबद्ध तरीके से नाम दिया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं गुप्त वंश के बारे में। ठीक, जैसे इनके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है। सबसे पहले बात, ठीक, इनको गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। तो गुप्त काल के इतिहास को जानने के तीन प्रमुख स्रोत हैं। पहला मुद्रा, उसके बाद साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हम आपको बता दें कि चीनी यात्री फाहियान, जो कि भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के काल के दौरान, उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत में तत्कालीन परिस्थितियों के ऊपर या गुप्त काल के को लेकर के काफी जानकारियां विस्तार से दी हुई हैं। ठीक, तो फाहियान का यात्रा विवरण हमारे लिए इतिहास जानने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद मुद्रा, कहते हैं कि किसी देश की मुद्रा जो होती है उससे भी उस समय के, उस काल के इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। जैसे देखते हैं कि गुप्त काल के लोग स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के चलाते थे, तो उस समय की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, इस बात का अनुमान उन सिक्कों से लगाया जा सकता है। जैसे सोने के सिक्के जो थे वो कितने कैरेट के हुआ करते थे, दिन प्रतिदिन उनकी जो है क्वालिटी गिरती गई अगर, तो ये माना जाएगा कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। ठीक, उसी प्रकार एक जगह समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह साबित होता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो कला प्रेमी भी थे। तो इस तरह से मुद्रा भी इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, उसके बाद है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में जो गुप्त काल में वैसे दर्जनों पुस्तकें लिखी गई। गुप्त काल भारतीय काल का स्वर्ण काल माना जाता है। अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाने में किसी का योगदान है तो वह गुप्त काल का। जितना उन्नति भारत का गुप्त काल में हुआ वह शायद ही किसी काल में हुआ हो। सैकड़ों की संख्या में पुस्तकें लिखी गई, दर्जनों की संख्या में इमारतें, मंदिरें बनवाई गई, जो आज भी अपने आप में उत्कृष्ट नमूने के रूप में उपस्थित हैं। ठीक, तो प्रमुख जो ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं उस काल की, जो गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं, तो विकास दत्त का, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्त, उसके बाद मुद्राक्षस। और इस वंश को लेकर के सबसे जो विवादास्पद प्रश्न है वह यह है इनके वंशावली को लेकर के। कुछ विद्वान इनको शूद्र मानते हैं, कुछ ब्राह्मण मानते हैं और कुछ इनको मलेच्छ मानते हैं। हालांकि ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये वैश्य संप्रदाय से थे, लेकिन फिर भी अभी यह विवाद का प्रश्न बना हुआ है। ठीक, इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और
श्रीगुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त। इन दोनों लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। श्रीगुप्त से संस्थापक के रूप में जानकारी मिलती है और उनके उत्तराधिकारी जो थे वो घटोत्कच गुप्त थे। ठीक, उसके बाद जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर संस्थापक पूछा जाता है आपसे एग्जाम में तो आप श्रीगुप्त लिखेंगे, और अगर वास्तविक संस्थापक आता है तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत की शुरुआत की। जैसे कुषाण शासक ने शक संवत की शुरुआत की थी, उसी तरह से गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने गुप्त काल में अपने राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत की शुरुआत की। यहाँ आप प्रश्न ध्यान रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने गुप्त वंश की शुरुआत की। ठीक, गुप्त संवत की शुरुआत की, यह बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद कहा था कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और सर्वप्रथम गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। जैसे कि आप लोग गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ चुके। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इस शासन काल के दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, एक सुदृढ़ शासन प्रणाली लागू की, जिस कारण से वह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाए। ठीक, अब उनका पुत्र उनके बाद समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है, जो कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तो समुद्रगुप्त जो थे 335 से 375 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे इन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध किए, किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। यही कारण था इनको विसेंट महोदय ने या विसेंट स्मिथ महोदय ने भारत का नेपोलियन कहा। अगर प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों को या 12 राजाओं को पराजित किया और महापराक्रमी, महापराक्रमांक जैसे उपाधियों का धारण किया। कहा जाता है कि लंका यानी श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त के पास उपहार भेजे और अपना एक दूत मंडली भी भेजा था। ठीक, समुद्रगुप्त जो था वह कला, संगीत और विद्या का बहुत ही प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने, आप लोग उनकी शक्तियों का अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब कि आप अपना घोड़ा छोड़ते हैं और जहां तक वो जाता है उसका सामना करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक, तो समुद्रगुप्त की शक्तियों के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। और समुद्रगुप्त गुप्त काल के उन शासकों में अग्रणी थे या प्रथम स्थान पर थे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया, भारत को समृद्ध बनाने का काम किया। उसके बाद इन्होंने एक बौद्ध भिक्षु वसुबंध को भी संरक्षण प्रदान किया था। गुप्त काल के जो शासक थे, आप ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि शैव या संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, इनमें से किसी एक का पालन करते थे। इस वंश के जो शासक हुआ करते थे वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे, सबको संरक्षण देते थे और सबको आगे बढ़ने का, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त यानी अपने पिता से भी अधिक लोकप्रिय, प्रतापी और शक्तिशाली शासक साबित हुए। इन्होंने अपने जीवन काल में 40 से अधिक युद्ध किया और कभी पराजित नहीं हुए। इस कारणवश या इसी कारण से इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो अब इन्होंने 375 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनके बाद में आते हैं चंद्रगुप्त
द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आइए देखते हैं आगे। इनसे जहां तक प्रश्न बनता है कि किस शासक को या गुप्त काल के किस शासक को सिक्कों पर या मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो आप समुद्रगुप्त कर सकते हैं, या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। ठीक, यहाँ से जो है 2 प्रश्न प्रमुख रूप से आता है, बाकी एक शक्तिशाली सम्राट तो थे ही। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक आपको जो पढ़ाया गया वो आपके समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। ठीक, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।